बहू किचन में बर्तन साफ कर रही होती है। तभी उसके हाथ से एक कप गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सास तक पहुंचती है। वो दौड़ कर आती है और बहू पर चिल्लाने लगती है, हे भगवान, अब क्या गिरा दिया, फिर से एक कप तोड़ दिया। तुम क्या चाहती हो? मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती हो? मेरे बेटे को तो खा ही गई हो, अब क्या मेरी बची कुछ जिंदगी को भी नरक बनाओगी? सॉरी मम्मी जी, गलती से हाथों से गिर गया, मैंने जान के नहीं गिराया। जान के गिराया हो या गलती से गिराया हो, नुकसान तो मेरा हुआ है ना। एक तो मेरा बेटा इतनी कम उम्र में चल बसा, ऊपर से इस घर का खर्च और तुम्हारा रोज रोज कुछ ना कुछ नुकसान कर देना। मैं कैसे करूंगी इतने नुकसान की भरपाई? आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, कुछ न कुछ हो जाएगा। तुम मुझे मत समझाओ कि क्या होगा क्या नहीं, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। तुमने उस दिन मार्केट जाने की जिद ना की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। काश मेरे बेटे की जगह उस दिन एक्सीडेंट में तुम मर गई होती। मनहूस कहीं की। इतना बोलकर गुस्से में सास वहाँ से चली जाती है और आशा रोने लगती है। तभी वहाँ सब्जी लेकर नौकर राजू आ जाता है, जो आशा को रोता हुआ देखता है और उसे अच्छा नहीं लगता। भाभी जी, ये सब्जी आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं राजू, बस ऐसे ही। आप तो जानती हैं ना, मम्मी जी का गुस्सा ऐसा ही है और उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है, इसीलिए उनकी जुबान इतनी कड़वी हो गई है। आप इतना दिल पर मत लगाया करो भाभी। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है राजू, मैं क्या करूं? मुझे तो सब सुनना ही पड़ेगा ना। बस मुझे चिंता है तो मम्मी जी की और इस घर की। मैं जो बोलता हूँ वो बात आप मान क्यों नहीं लेती? अगर आपने मेरी बात मान ली तो सब सुखी हो जाएंगे। नहीं नहीं राजू, ये गलत होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और अभी मेरे पति को गए 2 ही महीने हुए हैं। आप डरती क्यों हो? अरे मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। राजू की बात सुनकर आशा सोच में पड़ जाती है। अगले दिन आशा अपनी सास को खाने की थाली लगा कर देती है। मम्मी जी, ये लीजिए खाना। सास खाने की थाली लेती है और देखती है कि रोटी में ज्यादा घी लगा हुआ है। हे भगवान, रोटी में इतना सारा घी! अरे इस घर का खर्चा क्या तुम्हारा बाप चलाता है जो अपनी मन मर्जी करती हो? मम्मी जी, शायद गलती से ज्यादा लग गया होगा। गलती से? इतना सारा घी गलती से कैसे लग सकता है बहू? तुम अच्छे से जानती हो कि हम पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा ये भी सोचना पड़ रहा है, और तुम हो कि घी में रोटियां तैरा रही हो। मम्मी जी, मुझे पता है घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं सब समझती हूँ। आप मुझे इस घर का दुश्मन क्यों मानने लगी है? क्योंकि तुम हो इस घर की दुश्मन। मेरा बस चले तो अभी उठाकर तुम्हें इस घर के बाहर फेंक दूं, लेकिन समाज क्या कहेगा यही सोचकर चुप रह जाती हूँ। तुम्हें तो चिंता है नहीं कि हमारा गुजर बसर कैसे होगा, लेकिन मुझे तो चिंता करना ही पड़ेगा ना। मुझे भी चिंता है मम्मी जी, मैं खुद भी हर रोज इसी चिंता में रहती हूँ कि घर का खर्च कैसे चलेगा। तुम तो रहने ही दो, मुझे सब पता है तुम्हें क्या चिंता है क्या नहीं। अब जाओ यहाँ से, अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ मत खड़ी रहो। बहू निराश होकर वहाँ से किचन में चली जाती है, जहाँ राजू बर्तन धो रहा है। मम्मी जी को तो जैसे तैसे बस बहाना चाहिए आपको नीचा दिखाने का। आप इतनी बेइज्जती क्यों सहन कर रही हैं? मैं एक विधवा हूँ राजू, मुझे ये सब सहन करना ही पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वैसे भी अभी आपकी उम्र ही क्या है, इतनी कम उम्र में आप विधवा हो गए, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। मैं इतने सालों से इस घर में काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मम्मी जी को, वो जिंदगी भर आपको ऐसे ही कोसती रहेगी। लेकिन राजू, किसी को पता चल गया तो मम्मी जी तो मुझे जान से ही मार देगी। जब पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। मैं आपको ऐसे हर रोज बेइज्जत होते नहीं देख सकता। राजू और बहू एक दूसरे को देख रहे हैं। रात के 1 बज रहे हैं। आशा धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, इधर उधर देखती है और वो चोरी छुपे राजू के कमरे में चली जाती है। आ गई आप? मुझे पता था आप जरूर आओगी। मुझे पता था एक ना एक दिन आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है राजू, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। वैसे भी आप एक विधवा हो, मजबूर हो, लाचार हो, आपको सहारा मिलना बहुत जरूरी है, वरना ये दुनिया और आपकी सास
आपका जीना मुश्किल कर देंगे। बात तो तुम्हारी सही है राजू, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, कहीं मम्मी जी को पता चल गया तो। उन्हें पता नहीं चलेगा और सही समय आएगा तो मैं खुद उन्हें सब सच बता दूंगा। आशा हाँ में सिर हिला देती है और राजू उसे देख रहा होता है। अगले दिन राजू किचन में सब्जी काट रहा है। वहाँ उसकी सास आती है। क्या बात है महारानी, अभी तक नहीं उठी है क्या? सूरज सर पर चढ़ाया है। मम्मी जी, शायद उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं? क्या दिन भर आराम ही करती रहेगी? तभी वहाँ बहू आ जाती है। आ गया महारानी जी, मुझे तो लगा था कि आज मुझे ही खुद आपको उठाने आना पड़ेगा। वो मम्मी जी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए उठने में देर हो गई। ये सब बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। माना कि राजू घर का काम करने के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वैसे भी तुम किसी काम की तो हो नहीं, कम से कम घर का काम ही तो ठीक से कर लिया करो। आप चिंता मत कीजिए, सारा काम टाइम पर हो जाएगा। हाँ हाँ, चिंता क्यों करने लगी? तुम्हारे पिताजी ने तो यहाँ खजाना गाड़ रखा है ना, जिससे मैं हर बार निकाल निकाल कर खर्च करती रहूं। इतना बोलकर सास वहाँ से चली जाती है। बहू उदास होती है। राजू को अच्छा नहीं लगता। आप चिंता मत करो, बस कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद आपको ये ताने नहीं सुनने पड़ेंगे और एक अच्छी जिंदगी आप जी पाओगे। हम सही तो कर रहे हैं ना राजू? आपको भरोसा है या नहीं मुझ पर? फिलहाल तो मुझे तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा है ही नहीं। राजू, तुम मेरा इकलौता सहारा हो। तो बस फिर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। रात में आशा अपने कमरे में निकलकर राजू के कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी सास उसे देख लेती है और छुपकर देखने लगती है कि आशा जा कहाँ रही है। आशा राजू के कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, आशा इतनी गिर जाएगी मैंने सोचा नहीं था। क्या जमाना आ गया है, मेरी बहू मेरे ही नौकर के साथ चक्कर चला रही है। इस आशा को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अब तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। सास धीरे से राजू के कमरे के बाहर जाकर सुनने लगती है कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है राजू, मम्मी जी दिन ब दिन और ज्यादा सख्त होती जा रही हैं। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। बस आप तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, तभी आपको इस नर्क से छुटकारा मिलेगा। सास दोनों की बातें सुनकर हैरान है। हम कल ही चलेंगे अब, और ज्यादा आपको इस परेशानी में मैं नहीं देख सकता। ये एड्रेस लो, कल मम्मी जी को दिन में किटी पार्टी में जाना है। जैसे ही वो पार्टी में जाएंगी हम दोनों भी यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन ऐसे जाना सही हो रहेगा क्या राजू? अरे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हमने मम्मी जी को बता दिया तो वो किसी भी बात के लिए नहीं मानेगी, इसलिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। बस आप तैयार रहना और जो भी जरूरी सामान है वो सब रख लेना। ठीक है राजू। बाहर खड़ी सास हैरान परेशान सोच रही है कि बहू उसके नौकर के साथ भागने वाली है। नहीं आशा नहीं, मैं तुम्हें अपनी इज्जत पर इतना बड़ा दाग नहीं लगाने दूंगी। मेरे बेटे को तो तुम खा ही गई हो और तुमसे 2 महीने भी इंतजार नहीं किया क्या? तुम मेरे ही नौकर के साथ इश्क लड़ा रही हो। अब तो तुम्हारी सच्चाई में पूरी दुनिया के सामने ला कर रहूंगी। सास की आंखों में गुस्सा तैरने लगता है और वो आशा को अब पूरी तरह से इस घर से निकाल देना चाहती है। अगले दिन आशा की सास किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार खड़ी है। राजू आशा को इशारा करते हुए कहता है कि तैयारी कर ली है ना आशा? आशा भी इशारे में हाँ कह देती है और ये बात आशा की सास नोटिस करती है। बहू, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, पीछे से घर का ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर सास वहाँ से चली जाती है और बहू घर का दरवाजा बंद कर देती है। आपने सारी तैयारी कर ली है ना? जरूरी सामान रख लिया है ना? हाँ राजू, मैंने सब रख लिया है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं हम पकड़े गए तो। नहीं पकड़े जाएंगे, मैंने ऑटो वाले को पहले ही बोल दिया, वो थोड़ी देर में आता होगा। आप अपना मुंह बांध लो ताकि कोई आपको पहचान न पाए। मैं भी अपना सामान लेकर आता हूँ। राजू एक छोटा सा बैग हाथ पे लेकर आशा के हाथ में से एक हैंड बैग लेता है और उससे और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। वो दोनों जैसे ही जाने के लिए दरवाजा खोलते हैं, सास सामने ही खड़ी है।
जो आग बबूला हो रही है। कहाँ जा रही हो आशा बहू? और राजू बेटा, तुम भी साथ जा रहे हो क्या? बहू और राजू सास को देखकर घबरा जाते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं। ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हो बहू, जो तुम्हें मुंह छुपाना पड़ा है? आशा जल्दी से अपने मुंह से कपड़ा हटा लेती है और घबरा कर कहती है, वो मम्मी जी मैं। बस, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें बहू। मुझे तो तुम्हें बहू कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी। तुम्हें शर्म नहीं आई कि घर के नौकर के साथ चक्कर चलाते हुए? अरे तुम्हारे पति को मरे हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं और तुम अय्याशी करने चली हो। पहले तो मुझे लगता था तुम सिर्फ मनहूस हो, लेकिन अब तो लगता है तुम गिरी हुई और चरित्रहीन भी हो। सास की बातें सुनकर आशा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और राजू हैरान है कि सास क्या क्या बोल रही है। ये आप क्या बोल रही हैं मम्मी जी? ये सब गलत है। तुम तो चुप ही रहो राजू, तुमने तो नमक हरामी की है। हमारे ही घर का खाते हो और हमारी ही घर की बहू को भगाने की तैयारी कर रहे हो। नहीं मम्मी जी, ये सब गलत है। आप गलत सोच रही हैं। हम भाग नहीं रहे थे, बल्कि हम तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। हाँ मम्मी जी, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। आज मेरा इंटरव्यू है और राजू मुझे वही दिलाने ले जा रहा है। अगर ये नौकरी पक्की हो गई तो हमारे घर में पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। बहू अपना कॉल लेटर दिखाती है। ये देखिए मम्मी जी, एक कॉल सेंटर से मुझे जॉब का ऑफर आया है और ये जॉब ढूंढने में राजू ने मेरी मदद की है। इसके एक अंकल उस कॉल सेंटर में वॉचमैन का काम करते हैं, उन्होंने ही बताया था और बस हम वही इंटरव्यू देने जा रहे थे। और आपको इसलिए नहीं बताया कि शायद आप मुझे जाने नहीं देती, इसलिए राजू मुझे चुपचाप इंटरव्यू दिलवाने ले जा रहा था। एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आपको बता देती। हाँ मम्मी जी, भाभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया के जाने के बाद घर में पैसे की परेशानी मैं भी देख रहा हूँ और मुझसे आप दोनों की ही परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए मैंने ही भाभी जी को जॉब करने के लिए कहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतना गलत समझ लेंगे। ये सब सुनकर सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे पछतावा होता है। ये मैंने तुम दोनों के बारे में क्या सोच लिया, मुझे माफ कर दो बहू। मैं बेटे के गम में इतना कठोर हो गई कि मुझे ये सब गलत नजर आ रहा था और मैं तुम्हारे और राजू के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई। नहीं मम्मी जी, आप भी गलत नहीं है। आपने अपना जवान बेटा खोया है, लेकिन मैंने तो अपना पति खोया है। लेकिन मैं आपको और ज्यादा परेशानी में नहीं देख सकती, बस इसलिए नौकरी करना चाहती थी ताकि ये घर अच्छे से चलता रहे। राजू, तुम्हारा तो जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तुमने इस घर का नौकर होकर भी बेटे का फर्ज निभाया है और हमारी इतनी मदद की है। मैं इस घर का नौकर ही सही मम्मी जी, लेकिन आपने तो हमेशा बेटे जैसा ही रखा है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी और भाभी जी की बुरे समय में मदद करूं। सास अपनी बहू को आशीर्वाद देती है। जाओ बहू, तुम इस इंटरव्यू में पास हो जाओगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मिठाई लेकर ही घर आना। बहू और राजू खुश हो जाते हैं। खुशी में बहू अपनी सास को गले से लगा लेती है। दोस्तों, कहानी भी यही खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। पिंकी के घर पर बहुत सारे ग्राहक खड़े हुए हैं और गुस्से से चिल्ला रहे हैं। पता नहीं तुमने खाने में क्या मिलाया था, हम सबका पेट खराब हो गया है। जब अच्छा खाना नहीं खिला सकती हो तो ऑर्डर क्यों लेती हो? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अच्छा ही खाना बनाती हूँ और हमेशा सफाई से बनाती हूँ। पता नहीं ये कैसे हो गया। अरे जब सफाई से बनाती हो तो हम सबका पेट कैसे खराब हो गया? जरूर तुमने खराब खाना खिलाया है हमें। नहीं भाई साहब, ऐसा मत बोलिए। मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं अपने हाथों का अपना धंधा खराब क्यों करूँगी? शोर सुनकर वहाँ पिंकी की जेठानी मधु भी आ जाती है। आज के बाद हमारे यहाँ टिफिन भेजने की कोई जरूरत नहीं है और कल के टिफिन का पैसा भी हम नहीं देंगे। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, हम कहीं और से खाना मंगवा लेंगे, लेकिन अब तुम्हारे यहाँ से नहीं खाएंगे। क्या हो गया? ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? देखो ना भाभी, ये कह रहे हैं खराब खाना खिलाया है जिसकी वजह से इनका पेट खराब हो गया। आप तो जानती हो ना, मैं ताजा सामान का ही इस्तेमाल करती हूँ और साफ सफाई से ही खाना बनाती हूँ। पता नहीं खाना कैसे खराब हो गया।
कोई बात नहीं पिंकी, चिंता मत कर, एक ग्राहक गया तो दूसरा आ जाएगा, इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। पिंकी टेंशन में है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अगले दिन मधु अपने होटल में खाना बनाने की तैयारी करने जा रही है और खाना बनाने वाले को समझा रही होती है, जितना ऑर्डर आएगा उतना ही बनाना और तेल मसाले का खास ध्यान रखना। ओके मैडम। तभी उसकी बेटी दौड़ कर आती है। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, देखो बाहर कितने सारे कस्टमर की लाइन लगी है। मधु दौड़ कर जाती है और देखती है कि बाहर कस्टमर की लाइन लग रही है और सब उसी के यहाँ से खाना लेना चाहते हैं। एक वेज थाली लगा दीजिए, एक फ्राइड राइस लगा दीजिए, 2 छोले भटूरे कम स्पाइसी लगाना। इतने सारे ग्राहक देखकर मधु की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। ठीक है, मैं सबका ऑर्डर नोट कर लेती हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं सभी का खाना पैक करवा लेती हूँ। मधु दौड़कर अंदर जाती है और अपने कुक को लिस्ट देती है। ये लो ऑर्डर की लिस्ट और फटाफट सारा खाना तैयार करके पैक कर दो, बाहर कस्टमर की लाइन लगी हुई है। इधर नीचे पिंकी अपने किचन की खिड़की से देखती है, ऊपर मधु के होटल के लिए कस्टमर की लाइन लगी है और उसके पास एक भी कस्टमर नहीं है। वो निराश हो जाती है कि तभी उसके पास एक भिखारी खाना मांगने आता है। बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे तुम तो वही हो ना जो टिफिन देती हो? हाँ बाबा। मुझे तो एक टिफिन खाना दे दो, लेकिन मेरे पास सिर्फ 30 रुपए ही हैं। पिंकी अंदर जाती है और एक टिफिन लगाकर भिखारी को दे देती है। मुझे पैसे नहीं चाहिए बाबा, ये आप खा लीजिए खाना। लेकिन बेटा तुम ऐसे फ्री में खाना बांटोगी तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा बाबा, आप खाना खा लो। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे और तुम्हारा धंधा भी अच्छा चले। भिखारी वहाँ से चला जाता है और मधु के होटल के बाहर लगी कस्टमर की लाइन को पिंकी देख रही होती है और उसके चेहरे पर निराशा होती है। अगले दिन मधु के होटल के बाहर ग्राहकों की भीड़ जमा है और मधु एक एक करके सबके ऑर्डर ले रही है। आपकी एक वेज थाली, आपकी 10 रोटी, आपकी फ्राइड राइस, आपका मंचूरियन और आपका सैंडविच। ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं सारा ऑर्डर रेडी करवाती हूँ। मधु बहुत खुश है और अपने आप से कहती है और वो किचन की तरफ जाती है। हे भगवान, थैंक यू सो मच मेरे होटल को इतना जल्दी चलाने के लिए और इतना अच्छा धंधा देने के लिए। बाहर कस्टमर की लाइन पर लाइन लगी हुई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरा होटल इतना अच्छा चल रहा है। थैंक यू मेरी इतनी कमाई करवाने के लिए। हाँ, ये पकड़ो लिस्ट और बराबर से एक एक ऑर्डर चेक कर लेना। तुम भी गजब करते हो, बाहर कस्टमर की लाइन लगी हुई है और तुम मुझे अब बता रहे हो? इतनी जल्दी मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? तुम रुको, मैं नीचे पिंकी के यहाँ से लेकर आती हूँ, फिलहाल उसी से काम चला लेना। मधु दौड़ कर नीचे जाती है, देखती है पिंकी खाली निराश से अकेली बैठी हुई है और उसके पास एक भी ग्राहक नहीं है। अरे पिंकी, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? तो क्या करूँ भाभी, उस दिन के बाद से एक भी ग्राहक नहीं आया, मेरा तो धंधा ही बंद हो गया है। कोई बात नहीं, बिजनेस में तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। वो मैं क्या कह रही थी, मुझे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दोगी क्या? बाहर ग्राहकों की लाइन लगी हुई है और मिर्च खत्म हो गई है, अभी मार्केट जाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ भाभी, अभी रुको, मैं देती हूँ, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं, फिलहाल बस लाल मिर्च पाउडर ही दे दे। पिंकी जल्दी से जाती है और लाल मिर्च का डब्बा उठाकर मधु को दे देती है। मैं बहुत खुश हूँ भाभी, आपका धंधा अच्छा चल रहा है और ग्राहकों की भीड़ भी लगी हुई है, भगवान आपको ऐसे ही तरक्की दे। तभी पिंकी के घर के बाहर एक भिखारी बच्ची आ जाती है। दीदी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे जाओ यहाँ से, अभी खाने को कुछ नहीं है। दीदी प्लीज कुछ दे दो, 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, भगवान आपको खूब बरकत देगा। अरे भगवान तो मुझे वैसे ही बरकत दे रहा है, जाओ यहाँ से, मेरे धंधे का टाइम खराब मत करो। अच्छा पिंकी, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। ठीक है भाभी।
मधु वहाँ से चली जाती है और पिंकी उस बच्ची से प्यार से पूछती है, खीर पूरी और सब्जी खाओगी गर्मा गर्म? बना दो क्या तुम्हारे लिए? नहीं दीदी, जो रात का बचा हो वही दे दो, वही खाकर मेरा पेट भर जाएगा। नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पूरी और भाजी बना देती हूँ, बैठ जाओ आराम से। पिंकी जल्दी से उस बच्ची के लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है और उसे दे देती है। बच्ची जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। पिंकी एक डब्बे में से थोड़ा सा खाना पैक करके उसको दे भी देती है। ये लो खाना, अपने घर ले जाना, तुम्हारे घर में कोई तो होगा और उन्हें भी खिला देना। बच्ची की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर कहती है, भगवान आपको खूब तरक्की देगा दीदी, इतने प्यार से तो कभी मेरे घर वालों ने भी मुझे खाना नहीं खिलाया। आप हमेशा खुश रहो, भगवान हमेशा आपके साथ रहेगा। बच्ची वहाँ से चली जाती है और पिंकी उसे जाते हुए देख रही होती है। कुछ दिन बाद और सुबह से ही मधु के यहाँ एक ग्राहक भी नहीं आया। मधु हैरान परेशान इधर उधर टहल रही होती है। बार बार देखती है कि बाहर कोई आया कि नहीं, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया होता। 12 बज चुके हैं, अभी तक एक भी ग्राहक नजर नहीं आ रहा। मैं खुद भी वही सोच रही हूँ, रोज इतनी भीड़ लगी रहती थी, आज कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा है। मधु नीचे उतर कर आती है, देखती है पिंकी खाना बना रही है। क्या कर रही हो पिंकी, इतना सारा खाना किसके लिए बना रही हो? कुछ नहीं दीदी, थोड़ा एक्स्ट्रा बना कर रख रही हूँ, कभी कोई भूखा आ जाता है तो उसे दे देती हूँ। तुम भी गजब करती हो, तुम्हारा खुद का धंधा चौपट पड़ा है और तुम्हें भूखों को खिलाने की पड़ी है। हम कहाँ किसी को खिलाते हैं दीदी, वो तो सब ऊपर वाला करता है, बाकी जैसे जिसकी किस्मत। तभी अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है। कोई है घर में? इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए आपको किससे मिलना है? मधु आपका ही नाम है जो टिफिन सेंटर चलाती है? नहीं, मैं पिंकी हूँ, मधु मेरी जेठानी का नाम है। मधु डरते डरते आगे आती है। मेरा नाम मधु है इंस्पेक्टर साहब, बताइए क्या काम है आपको? क्या आपको खाने का ऑर्डर करना है? हम और आपके यहाँ से ऑर्डर करेंगे? कभी नहीं। जिसके यहाँ का खाना खाकर लोग मरते मरते बचे हो, उनके यहाँ से हम तो कभी खाना नहीं खाएंगे। मधु और पिंकी दोनों चौंक जाती है। ये आप क्या बोले हैं इंस्पेक्टर साहब? आपके खिलाफ कुछ कस्टमर्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि आपने खाने में कोई जहरीली दवा मिलाई थी, जिसे खाने से वो लोग बीमार हो गए और अस्पताल में भी भर्ती हो गए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये बात सुनकर मधु डर के मारे कांपने लगती है और पिंकी भी डर जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दीदी का होटल तो बहुत अच्छा चलता है और रोज यहाँ पर कई लोग खाना खाने आते हैं। उन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनके यहाँ से गया खाना भी हमने लैब में चेक करवाया है, उसमें चूहे मारने की दवा मिली। अब या तो इन्होंने जानबूझकर दवा मिलाई है या फिर इनकी लापरवाही से ऐसा हुआ है, लेकिन लोगों की तबीयत खराब हुई है जिसकी वजह से उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इतनी देर में ऊपर से कुक और मधु की बेटी परी भी उतरकर नीचे आ जाते हैं। मधु को बचाने के लिए पिंकी छोटा सा झूठ भी बोल देती है। चूहे मारने की दवा तो ऐसा हो ही नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब। दीदी के किचन में खाना बहुत सफाई से बनता है, मैं खुद हमेशा देखती हूँ और उनके किचन में साफ सफाई का काम मेरा ही रहता है। मैं गवाह हूँ इस बात की कि उनका किचन हमेशा साफ रहता है। ऐसे में कोई गलती उनसे नहीं हो सकती। अब ये तो पुलिस थाने जाकर ही पता चलेगा। चलो ले चलो मधु को। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मत ले जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। देखिए उनकी छोटी बेटी है, हम दोनों के पति विदेश में रहते हैं, हम दोनों औरतें यहाँ अकेली रहती हैं, हमारा कोई रिश्तेदार भी यहाँ नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसी कोई गलती हुई तो आगे से हम ध्यान रखेंगे, और अगर एक बार और हमसे गलती हुई तो आप बेशक हमें जेल में डाल देना। पिंकी को देखकर मधु हैरान है और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मधु को बचाने के लिए पिंकी इंस्पेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ रही है। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट दर्ज हुई है तो उसका हर्जाना तो देना पड़ेगा। लोगों के जो भी इलाज में पैसे लगे हैं आप वो भर दीजिए। बाकी क्योंकि पिंकी जी आप रिक्वेस्ट कर रही हैं तो इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे से
आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं पैसे भरने के लिए तैयार हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मजबूरी समझने के लिए। कल मेरे किचन में मुझे चूहे नजर आए थे, इसलिए मैंने चूहे की दवा पीस कर रखी थी और उसी वक्त मेरा फोन आ गया था और मैंने परी से कहा था कि सब्जी में काली मिर्च पाउडर डाल देना। मुझे लगता है परी ने गलती से वो चूहे की दवा सब्जी में डाल दी थी और उसे ही खाकर ग्राहक बीमार हो गए हैं। हे भगवान, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे बचा लिया। और उससे भी बड़ा शुक्रिया पिंकी तुम्हारा। तुम्हारी वजह से आज मैं जेल जाने से बच गई। लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता है कि लेकिन तुम्हारा धंधा बंद करने के पीछे भी मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारे खाने में पेट खराब होने की दवा मिला देती थी, जिसके बाद तुम्हारा खाना खाकर लोग बीमार हो गए थे और तुम्हारा धंधा बंद हो गया। तुम्हारे पास अच्छे ग्राहक आते थे, इस बात से मुझे बहुत जलन होती थी और उसके चलते मैंने ये सब किया। ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? मैंने तो कभी आपको कंपटीशन की तरह देखा ही नहीं, बल्कि अपनी बड़ी बहन की तरह माना है। मुझसे गलती हो गई थी पिंकी, और देखो भगवान ने मुझे किस तरह की सजा दी है। मुझे माफ कर दो पिंकी, लेकिन अब हम दोनों बहन मिलकर हमारा धंधा फिर से खड़ा करेंगे और साथ मिलकर हमारे खाने के बिजनेस को चलाएंगे। हाँ दीदी, अब हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मधु और पिंकी खुशी से एक दूसरे के गले लग जाती हैं। और दोस्तों, कहानी भी यही खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कहानी कैसी लगी।